हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं पवन कुमार आप सभी का अपनी इस इतिहास की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई को एक दिन जोड़कर और बेहतर बनाते होंगे। तो इसी तैयारी में और हम आपकी सहायता करने के लिए फिर एक हमारी आज और क्लास शुरुआत होने जा रही है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हाँ आज ये फिर क्लास होगी। इस टॉपिक के बारे में जानेंगे या फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने पहले से अगर पढ़ा है तो फिर से दोबारा से आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर इससे पहले नहीं पढ़ा तब तो आपको और अच्छे से मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ पहली बार जानने वाले हैं। तो ये हमारी इतिहास की क्लास होती है, जो कि इससे पहले हमने 2 क्लासें कर ली हैं। जिन साथी या जिन बंधुओं ने इस क्लास इससे पहले 2 क्लासें नहीं करी, वो हमारे इसी चैनल पे अर्थात ज्ञान ग्रुप क्लासेस में उपस्थित हैं या फिर अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें हम कर चुके हैं 2 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, अर्थात अरबों का आक्रमण देखा जिसमें मोहम्मद बिन कासिम कामयाब हुआ, और उसके बाद फिर हमने देखा तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो कल हमने पढ़ा था महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार अटैक किया, और इन सब का उद्देश्य अभी तक यही था, भारत से धन लूटना और वापस अपने देश चले जाना। लेकिन आज जो टॉपिक होने वाली है वो होने वाली महमूद गौरी या फिर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। उसमें हम देखेंगे कैसे मोहम्मद गौरी अब धन लूटना तो इसका मकसद था ही, बल्कि इसका मकसद ये भी था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और ये अपने साम्राज्य को विस्तार किया भी, अर्थात तब भारत तक इसका शासन शुरू हो जाता है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं इसी वीडियो में। क्योंकि किसी ने क्या कहा था कि इतिहास अपना नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इसलिए इतिहास तो परीक्षा के दृष्टि से हम पढ़ेंगे ही, बल्कि हम ऐसे भी अपनी जानकारी के उद्देश्य से कि हाँ आज से हमारे देश में या कुछ साल पहले क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं, अतीत में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, या फिर क्या क्या घटनाएं शुरू हो चुकी थी या फिर वो घट चुकी थी, उन सभी के बारे में हम इतिहास के माध्यम से ही जान पाते हैं। क्योंकि इतिहास की क्या परिभाषा थी ये सब हमने आपको पहली क्लास में बताया है। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और हाँ, सभी लोग अपने वेपन अपने हथियार निकाल कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो क्लास है अर्थात जो मध्यकालीन इतिहास है ये पूरा आक्रमण से भरा हुआ है। क्या पता कोई तीर यहाँ से निकल कर शायद आपको भी भेद सकती है, लेकिन आपको हम वादा करते हैं कि वो तीर आप तक नहीं पहुँचने पाएगी। उस तीर का सामना पहले हम करेंगे। अगर ये हाथ से वाक्य था, अर्थात ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अपने हथियार व वेपन से मतलब है आप अपनी पुस्तक और अपने पेन को अपने साथ कर लीजिए, अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि वो पेन वो तुम्हारा वो हथियार है जो आपको सब कुछ जिता सकता है और एक अच्छे बुलंदी पे पहुंचा सकता है, जहां आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे यहां पहुंचना है। तो उस पेन उस हथियार के माध्यम से आप बिल्कुल जीत सकते हैं। ठीक है, तो उस हथियार को हमेशा चलाते रहिए। आइए फिर ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्लास में आज क्या है। आइए सभी लोग देखिए, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो आप लोगों ने जो भी साथी ने कल की क्लास की थी तो उनको साफ साफ पता होगा। कल हमने पढ़ा था महमूद गजनी की मृत्यु तक। फिर उसके बाद हमने क्लास ऑफ कर दी थी, क्योंकि हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य आज भी नहीं ठीक, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कहाँ तक चलते हैं। थोड़ा सा गले में सरसराहट है, तो इसलिए बोलने में थोड़ा सा पेन हो सकता है, फिर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। आइए देखते हैं हमने पढ़ा था, एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था। महमूद गजनी की मृत्यु। जिन साथी ने किया था इस क्लास को ज़रूर उनको पता होगा महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, 1030 ईस्वी में। और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में। कौन सा आक्रमण था, ये किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध। और इसने 16वां आक्रमण किया था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना गया था सोमनाथ मंदिर पर, जहाँ बड़ी संपत्ति से हाथ लगी थी।
इसकी जब मृत्यु हो जाती 1030 में, तो हमने आपको ये भी बताया था कि गजनी साम्राज्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बाद इसके जो भी शासक हुए गजनी साम्राज्य को, सब आयोग हुए। इस तरह से गजनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। लेकिन यहाँ से गजनी से कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, आइए आपको हम बताते हैं। महमूद गजनी के दरबारी कवि पूछे जाते हैं। तो लिखेंगे गजनी के दरबार में जो कवि रहा करते थे उनके बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। दरबारी कवि की बात करते हैं। अगर दरबारी कवि की बात करें तो इसके दरबारी कवि के 4 कवियों का वर्णन मिलता है। नंबर 1 जो है उसका नाम था अल-बरूनी। क्या नाम था? अल-बरूनी। और अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें या दूसरे कवि की बात करें, फिरदौसी। ये दूसरा इसका अर्थात गजनी के दरबार में रहने वाला दूसरा कवि था। वहीं पर अगर तीसरे कवि की बात करें, दरबारी कवि देखते हैं, तो तीसरे कवि की बात करें उत्बी। और वहीं पे चौथे दरबारी कवि की बात करें तो उनका नाम था फारूकी। ठीक है, तो ये 4 कवि अर्थात इसके साथ ही ये 4 कवि भारत भी आए थे। तो अर्थात पूछा जाए अगर गजनी के दरबार में कौन से वो 4 कवि रहते हैं, तो आपके सामने हैं उन चारों कवियों के नाम अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी। लेकिन हाँ, जो इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थात इनकी पुस्तकों का नाम पूछा जाता है तो बिल्कुल लिखेंगे। अल-बरूनी की अगर पुस्तक की नाम बात करें, पुस्तक, एक मिनट दूसरा पेन लेते हैं। हाँ, अब लिखेंगे इनकी पुस्तक का नाम लिखेंगे पुस्तक। ये तो लिखा हुआ अर्थात तो कवि हुए 4 कवि और उन्हीं चारों कवियों की हम पुस्तक देखते हैं। अल-बरूनी की जो कि फेमस पुस्तक कई बार एग्जामों में पूछा गया है, क्या है? किताबुल ए हिंद। या दूसरा इसी का नाम मिलता है तहकीक ए हिंद। अगर अल-बरूनी की पुस्तक की बात कर रहे हैं तो बहुत याद रखना, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अल-बरूनी की पुस्तक कौन थी? किताबुल ए हिंद। या फिर अगर इसी के पुस्तक का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। ठीक है, वहीं पे फिरदौसी की पुस्तक की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है शाहनामा। कौन सी पुस्तक है? शाहनामा पुस्तक। वहीं पर उत्बी की बात करें तो इन्होंने लिखा है किताबुल ए यामनी। आपको हमने बताया था गजनी साम्राज्य को हम दूसरे किस नाम से जानते थे? यामनी वंश से। तो उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है किताबुल ए यामनी। लेकिन अगर वहीं पे बात करें फारूकी कौन से पुस्तक, तो इन्होंने जो लिखा है तारीख है सुबुत्तगीन। अर्थात जो महमूद गजनी का जो पिता था उसी के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी। कौन लिखा है? फारूकी ने। सुबुत्तगीन। तो इस तरह से हमने आपको उनके गजनी के दरबार में रहने वाले दरबारी कवियों के बारे में बताया, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन कौन से थे? अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी। अगर इन सब में बात किया जाए तो 2 इनकी यानी किताबुल ए हिंद, तहकीक ए हिंद उसी का दूसरा नाम है, और शाहनामा, ये 2 पुस्तकें ज़्यादा पूछी जाती हैं। लेकिन इनको भी हम जान लेते हैं। उत्बी ने जो लिखी थी वो किताबुल ए यामनी लिखा था, जो कि यामनी वंश के बारे में बताता है। और फारूकी ने जो लिखा था तारीख है सुबुत्तगीन, ये सुबुत्तगीन के बारे में बताता है। तो इस तरह से हमने उसके दरबारी कवि और उनके पुस्तकों के बारे में जाना। यहीं से अब गजनी साम्राज्य को हम अर्थात गजनी साम्राज्य हमारा कंप्लीट होता है। अब इससे आगे जो पढ़ने वाले हैं वो गौरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद गौरी, जो कि आज का टॉपिक है। आइए देखते हैं उसके बारे में। अच्छा, गौरी से चलने से पहले एक बार समझ लीजिए। हाँ, एक बार आप मैप देखिए। जैसे आपको दिख रहा होगा ये हमारा भारत है। क्या है ये? हमारा भारत है।
और देखिए फिर यहाँ पे लिखा है गौरी एम्पायर, यानी गौरी के यानी साम्राज्य हैं। ये यहाँ पे लाहौर में भी इसका कब्जा हो चुका था, मुल्तान पे। और देखिए हमारी जो आज राजधानी दिल्ली अर्थात दिल्ली तक भी गौरी जीत चुका था। फिर इधर अजमेर, ठीक है, और ये कहने मतलब बनारस, और इसी तरह यानी कहने मतलब ये यहाँ तक। और ये गजनी, ये इसका तो यहाँ से आया ही था, अर्थात अफ़गानिस्तान की तरफ से गौर प्रांत एक पड़ता था, वो अफ़गानिस्तान में ही पड़ता था। उधर से आते हुए ये हमारे अर्थात उत्तर भारत में पूरा इसका साम्राज्य हो चुका था। तो इतना बड़ा अर्थात उत्तर भारत में साम्राज्य क्या आसानी से कर पाया, ये फिर इसे कौन कौन से युद्ध लड़ने पड़े, उसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। आइए फिर देखते हैं। लिखेंगे गौर प्रांत। अगर गौर प्रांत की बात करें तो देखो जैसे अफ़गानिस्तान में ही पड़ता था गजनी, तो वही इसी तरह अफ़गानिस्तान के आसपास का ही क्षेत्र पड़ता था गौर, जिसे गौर प्रांत कहते थे। स्थान का नाम था, क्षेत्र का नाम था गौर। वहीं पर शासन चल रहा था छोटा मोटा, क्योंकि हमने आपको बताया जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और वापस गया तो देखा लोगों में होड़ लग गए कि भारत में बहुत सारा धन दौलत है, क्यों ना हम भी आक्रमण करें। तो वहाँ से अरब आक्रमणकारियों का आना जाना शुरू हो चुका था। तो इसी तरह गौर प्रांत से आता था मोहम्मद गौरी। इसकी बात करें तो इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था, वाइट पेन से लिखेंगे इसे हम, हाँ लिखेंगे गियासुद्दीन। गियासुद्दीन गौरी, ये गौर प्रांत का शासक था। अगर इसके शासक की बात करें कब से कब तक था, तो ये जो रहता है वो 1173 से लेकर 1202 ईस्वी तक। इसमें अर्थात तो फिर उसके बाद इसका ये बड़ा भाई था अर्थात गयासुद्दीन गौरी वहाँ पर था, जिसे हम मोहम्मद गौरी जानते हैं। अगर इसके पूरे नाम की बात करें शहाबुद्दीन, अगर पूरा नाम पूछा जाए गौरी क्या नाम था तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये इसका पूरा नाम। परीक्षा में पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम बताइए, तो क्या बताएंगे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगर इसकी बात करें ये कब से कब तक शासन की बागडोर संभालता है, तो 1202 से लेकर 1206 ईस्वी तक। लेकिन यहाँ पे भी रीजन है, अर्थात जब गयासुद्दीन गौरी प्रांत का शासक था अर्थात इसका बड़ा भाई था, तो ये अपने भाई के साथ मिलकर शासन, ये भी हिस्सा, यानी कहने मतलब ये था कि अपने भाई के साथ मिलकर ही शासन चला रहा था। ये फिर वहाँ का शासक था, स्वतंत्र रूप से नहीं था। लेकिन जो 1202 में अर्थात इसके भाई के डेथ होने के बाद ये 1202 से लेकर 1206 तक गौर प्रांत का एक स्वतंत्र शासक बनता है। तो लिख लेंगे स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक। और यहीं पे बात करें भाई के साथ मिलकर शासन कर रहा था, भाई के साथ मिलकर शासन कर रहा था, ठीक है। क्योंकि जो भी भारत पर अटैक किया वो अपने भाई के शासन काल में ही किया था, अर्थात जब गौर प्रांत का शासक इसका भाई था तभी ये भारत पर अटैक कर रहा था या भारत पर आक्रमण किया था। तो लिखेंगे 1173 से जब इसके भाई का शासन तो भाई के साथ मिलकर शासन कर रहा था। लेकिन इस स्वतंत्र रूप से कब शासक बना गौर प्रांत का, तो 1202 से लेकर 1206 तक। आइए फिर आगे देखते हैं, इसके आक्रमण देखते हैं। चलिए आक्रमण, गौरी के मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मोहम्मद गौरी के आक्रमण की बात करें तो अच्छा पहले इसका सबसे पहले हम जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य, इसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, कि इससे पहले हमने दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था, जैसे मोहम्मद बिन कासिम और गजनी। उनका उद्देश्य ये था भारत से धन दौलत लूटना। लेकिन इसका जो उद्देश्य था इसका जो उद्देश्य था भारत से
धन दौलत लूटकर, धन दौलत लूटना लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, धन दौलत लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अर्थात इसका उद्देश्य अलग था, इसका उद्देश्य था भारत से तो धन दौलत लूटेंगे ही, प्लस अपने साम्राज्य को भी बढ़ाएंगे, अपने साम्राज्य को अफगानिस्तान से लेकर भारत तक बड़ा करेंगे। इसका उद्देश्य ये भी था, लूटना और अपने साम्राज्य को और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। शायद ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आइए आगे फिर चलते हैं। तो इसका उद्देश्य आप समझ गए ना, भारत से धन दौलत लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। आइए देखते हैं इसके आक्रमण। अब तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम आप लोगों को हमने बताया ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसके आक्रमण की बात करें तो इसने जो पहला आक्रमण किया था 1175 लिखेंगे, 1175 ईस्वी में, 1100 फर्स्ट आक्रमण डाल लेंगे इधर। फर्स्ट आक्रमण 1175 ईस्वी और कहाँ पर? मुल्तान पर, मुल्तान पर। और ये देखो, ये इसका जो पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में था। कहाँ पर? मुल्तान, जो आज कहाँ मुल्तान है? पाकिस्तान में। तो इसका जो फर्स्ट आक्रमण था 1175 मुल्तान पर, ये मुल्तान का कुछ क्षेत्र जीता और वापस चला जाता है। ये फिर कहने मतलब विजय बना लेता है, मुल्तान पर अपना कब्जा कर लेता है। अब लेकिन मुल्तान के आगे इसे बढ़ना था गुजरात की तरफ, तो ये दूसरा अटैक करता है गुजरात पर। दूसरा अटैक कहाँ करता है? गुजरात पर। दूसरा अटैक जो करता है वो 1178 ईस्वी में करता है। और कहाँ पर करता है? एक जगह पड़ता था गुजरात में, पाटन। पाटन और ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये पड़ता कहाँ है? पाटन, गुजरात। वहाँ पर ये अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जो अटैक करता है तो उस समय गुजरात के फिर पाटन का शासक कौन था? तो आप उसका शासक का नाम लिखेंगे। शासक जो थे उनका नाम था भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय इनका डट कर सामना करता है, अर्थात मोहम्मद गौरी का, यहीं पे लिख लेंगे वर्सेज, अर्थात मोहम्मद गौरी। जब ये पाटन पर आक्रमण कर रहा था 1178 ईस्वी में, तो पाटन या गुजरात का जो बागडोर संभाल रहे थे, अर्थात हिंदू शासक जो थे वो भीमदेव द्वितीय, और इनकी एक विधवा माता थी, उनका नाम था, लिख लेंगे प्लस, विधवा माता, अर्थात इनके पिता का देहांत हो चुका था, नायिका देवी। इनकी माता जी का क्या नाम था? नायिका देवी। और यानी अर्थात पुत्र और माँ मिलकर दोनों गौरी का सामना करते हैं और गौरी को बुरी तरह हरा देते हैं। अर्थात गौरी भाग खड़ा होता है, अर्थात वो भारत में घुसना तो चाहा, लेकिन वहाँ पर भीमदेव द्वितीय और उनकी विधवा माता नायिका देवी ने डट कर मुकाबला किया उसकी सेना का और उसे खदेड़ दिया, अर्थात ये वापस चला जाता है। तो इसमें लिख लेंगे अर्थात भीमदेव द्वितीय की विजय हुई, क्योंकि भीमदेव प्रथम के बारे में हमने कल पढ़ा था सोमनाथ मंदिर पर, आपको चीज़ें याद आई होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? पाटन गुजरात पर जब ये आक्रमण करता है तो इससे क्या जीत मिलती है या हार मिलती है? तो इसे हार मिलती है। किसे? मोहम्मद गौरी को, अर्थात भीमदेव द्वितीय और उनकी माँ जो थी नायिका देवी ने विजय प्राप्त की। इसके बाद देखते हैं फिर कुछ दिन तक तो ये भारत में आक्रमण करने को सोचता रहा, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन फिर ये अंततः फिर से दोबारा आक्रमण करता है 1191 ईस्वी में। जब 1191 ईस्वी में करता है, और 1191 ईस्वी में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा युद्ध हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध। तो यहीं पे देखेंगे तराइन के प्रथम युद्ध लगातार, एक तो 1191 में और दूसरा 1192 ईस्वी में। तो इस तरह लगातार थे, तो उनका एक स्पेशल हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? ओहो, चलिए एक हेडिंग अलग से बनाएंगे, तराइन का युद्ध। तराइन का
युद्ध। अगर तराइन के युद्ध की बात करें, पहला कब लड़ा गया था? हाँ देखेंगे। अच्छा पहले सबसे पहले जानते हैं तराइन, यानी तराइन एक क्षेत्र का नाम था। तो तराइन किस राज्य के अंतर्गत आता था? तो हरियाणा के अंतर्गत। क्या लिखेंगे? हरियाणा के अंतर्गत लिख लेंगे। अगर स्थान बात करें, स्थान, स्थान अर्थात हरियाणा के अंतर्गत आता था। हरियाणा, ठीक है, यानी तराइन कहाँ पड़ता था? हरियाणा के अंतर्गत आता है। हाँ यहीं पे बात करें पहला युद्ध या प्रथम कब लड़ा गया था? प्रथम जो लड़ा गया था वो 1191 ईस्वी में। और किनके बीच? मोहम्मद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तो इस तरह से ये जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किनके बीच? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा पृथ्वीराज चौहान थे कौन? इनके बारे में एक बार हम पहले जान लेते हैं, अगले पेज पे फिर से लौट कर आते हैं। आइए देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर जानें तो इनका जो वंश था, इनके नाम से ही पता चल रहा है किस वंश से संबंधित थे? चौहान वंश से। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे, चौहान वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये चौहान वंश से बिलोंग करते थे। और दूसरी बात करें, इनका क्षेत्र कहाँ तक था? क्षेत्र अर्थात चौहान वंश के एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान। तो इनका जो क्षेत्र की बात करें वो अजमेर से लेकर, अजमेर जो कि राजस्थान, अजमेर, फिर इधर हरियाणा, और इधर बात करें तो फिर दिल्ली तक, अर्थात उत्तर भारत लगभग इनके कब्जे में आता था। कि इनके कब्जे में? पृथ्वीराज चौहान के। जो दिल्ली प्राप्त की थी, ये दिल्ली इनको इनके नानक से विरासत में मिली थी। इनके नानक नाम था अनंगपाल तोमर। उनसे ये दिल्ली का क्षेत्र प्राप्त किए थे, अर्थात इनके नाना ने दिया था इनको ये क्षेत्र। अनंगपाल ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, ठीक है। तो आप लोग से अगर पूछा जाए दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को कैसे मिली थी, तो हम क्या बताएंगे? इनके नाना जी से मिली थी। तो ये अर्थात अनंगपाल अपने नाना जी से पृथ्वीराज चौहान ने ये चीज़ें हासिल की थी, ठीक है। आइए फिर आगे देखते हैं। इतनी बात याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश से। हाँ एक बात और इनकी एक खूबी थी। खूबी क्या थी? ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी, फिर बाकी और पृथ्वीराज चौहान जब चौहान वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। आप समझ सकते हैं कि शब्द भेदी बाण मतलब होता है कि अर्थात अपने कानों से आवाज़ को सुनकर और उस दिशा में बाण चला देना, जिससे आपको स्पष्ट, अब बेशक हमारे आंखों से वो चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन शब्द भेदी अगर बाण मारेंगे तो डायरेक्ट हमें जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ पे वो तीर जाकर लग जाएगी। तो अगर पूछा जाए भारत में ऐसे कितने राजा थे जो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, तो 3 राजा थे। कितने राजा थे? 3। देखेंगे कौन कौन से। अर्थात शब्द को सुनकर बाण चलाने में निपुण, भले ही आंख से नहीं दिख रहा लेकिन वो शब्दों के माध्यम से वो बाण चलाना जानते थे। तो 3 राजा थे भारत में, 3 राजा। बाकी चलाना तो कई लोग, लेकिन हम यहाँ पे 3 राजाओं की बात कर रहे हैं। अर्थात राजा कौन थे? तो एक तो राजा थे राजा रामचंद्र, ठीक है। वहीं पर अगर दूसरे राजा की बात करें, राजा दशरथ, राजा दशरथ।
जैसे आपने सुना होगा श्रवण को उन्होंने शब्द भेदी बाण के माध्यम से ही मार दिया था। फिर उन्हें लगा कि वो जब घड़े से पानी लेने गए थे तो उन्हें लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा था, तो उन्होंने देखा नहीं, बस शब्द या महसूस किया कि हाँ ये छप छप की आवाज़ आ रही है, तो शायद किसी हिरन पानी पी रहा होगा, तो उन्होंने बाण चला दिया था और जाकर किसके लोग गए थे, श्रवण जी को, है ना। तो राजा दशरथ जी चलाते थे। और तीसरे राजा की बात करें तो राजा पृथ्वीराज चौहान, राजा पृथ्वीराज चौहान। हाँ, और यहीं पे एक बात जान लीजिए, क्या इतने ही लोग जाना नहीं, बिल्कुल आप अर्जुन भी जाना, यानी अर्जुन भी शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, एकलव्य भी जानते थे, कर्ण भी जानते थे, और भी अन्य थे, लेकिन वो सब राजा नहीं थे। हम यहाँ पर राजा की बात करें कि 3 राजा निपुण थे शब्द भेदी बाण चलाने में, बाकी वो लोग को भी निपुण थे या उन लोगों को भी शब्द भेदी बाण चलाना आता था। ठीक है, आइए तो फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमने ये चौहान के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, क्योंकि उनका नाम आया है तो थोड़ी सी जानकारी, बाकी इनके बारे में विस्तार रूप से हम चौहान वंश में देखेंगे। आइए देखते हैं फिर। हाँ, हम यहाँ पे थे, तराइन का युद्ध पढ़ रहे थे, और स्थान अगर तराइन पड़ा हरियाणा में पड़ता है। प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जो कि लड़ा गया मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अगर बात करें इस युद्ध का निष्कर्ष क्या रहा, तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। एक मिनट, हाँ, पृथ्वीराज चौहान की जीत अर्थात विजय होती है। जब मोहम्मद गौरी अर्थात अजमेर पर या फिर इनके क्षेत्र पर आक्रमण करता है, तो पृथ्वीराज चौहान की चारों तरफ की सेनाएं हाथी और घोड़े से पूरी तरफ से मोहम्मद गौरी की सेना को यानी घेर लेती हैं, और घेरने से ये भागने में असमर्थ हो जाता है। और पृथ्वीराज रासों में ऐसा चीज़ भी मिलता है कि मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन अंततः बाद में इसे छोड़ भी दिया। इसने माफ़ी वाफ़ी मांगी गौरी ने, ये वर्णन जो है पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है कि गौरी ने माफ़ी मांगी तो पृथ्वीराज चौहान इसे क्षमा कर वापस जाने दिया। लेकिन फिर से गौरी तो पहले युद्ध में हार जाता है, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन ये दूसरे युद्ध में या दूसरे साल फिर से अपनी सेना मजबूत करके आता है, और यहीं पे लड़ाई फिर से होती है या फिर से युद्ध लड़ा जाता है। ये युद्ध जो लड़ा गया था वो 1192 ईस्वी में। अगर व्यक्तियों की बात करें तो यही व्यक्ति थे, मोहम्मद गौरी वर्सेज मतलब होता है अर्थात इनके बीच पृथ्वीराज चौहान। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है तराइन के कितने युद्ध लड़े गए हैं, तो तराइन के 2 युद्ध लड़े गए हैं, जो कि क्रमवार तरीके से 1191, 1192। एक तराइन का तीसरा युद्ध भी मिलता है, उसे हम आगे आपको बताएंगे। तो लेकिन क्रमवार जो यानी जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं वो 2 आक्रमण 1191, 1192 जो कि लड़े गए थे मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। और पहले युद्ध में कौन विजय हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान जी जीते। और दूसरे युद्ध में बात करें तो दूसरे युद्ध में क्या हुआ था, गौरी पूरी अपनी सेना से मजबूत था। और अगर बात करें तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी का जो साथ दिया था वो जयचंद ने भी दिया था। अब ये जयचंद कौन थे, एक गढ़वाल राजा थे, अर्थात जिनका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्र में आता था। और जयचंद ने भी मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। मोहम्मद गौरी का साथ इसलिए दिया था, कुछ वर्णन मिलता है कि जयचंद की एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोक्ता। क्या नाम था, संयोक्ता था। और संयोक्ता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम प्रसंग था, तो संयोक्ता का भरे स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था। यह शादी उनकी दूसरे के साथ कराई जा रही थी, तो पृथ्वीराज चौहान गए थे और संयोक्ता जी का अपहरण कर लिए थे। जैसे जयचंद भाई वो उनकी पुत्री थी, तो उसको एक राजा थे, उनका अपमान भी होता है, भरे स्वयंवर से उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया। तो इस वजह से नाराज़ होकर वो मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं, अर्थात दूसरे युद्ध में। इनका वर्णन भी जानकारी मिलती है कि हाँ, मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था, जयचंद ने दिया था। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीत जाता है, अपनी कूटनीति की अपनी सेना को फिर से मजबूत करके रहता है। और इसमें थोड़ा सा जयचंद का भी साथ पाता है, और जयचंद ने साथ क्यों दिया था हमने आपको बता दिया। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, और इन्हें बनाकर गौरी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। तो यहीं पर जैसे
पृथ्वीराज रासो के से अगर जो एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो जिसको लिखा है चंद्रबरदाई ने, अगर उसके अनुसार बात करेंगे तो यहाँ पे वर्णन ये भी मिलता है कि मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान द्वारा ही कर दी गई थी। अब कैसे कर दी गई थी, तो वहाँ पे कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं पृथ्वीराज चौहान में कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ बंदी बना कर ले गया, तो ये तो शब्द भेदी बाण चलाना जानते ही थे। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि इसका हम ट्रायल लेना चाहते हैं, इस शब्द भेदी बाण चला पाते ही नहीं चला पाते हैं। तो ये अपना सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि आप इनको, यानी इनकी दोनों आंखें फुड़वा देता है, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा कर कहता है अब तुम शब्द भेदी बाण चलाओ, और इनको धनुष और बाण इनके हाथों में सौंप दिया जाता है। तो वहीं पर इनके जो कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने एक दोहा के माध्यम से कहा, क्या कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। अर्थात इतनी दूरी पर और सिंहासन पे सुल्तान बैठा हुआ है, मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, और आपके हाथ में चौहान जी धनुष और बाण है, आप मत चूको चौहान। अर्थात ये शब्द सुनकर और शब्द भेदी बाण चलाना, उनकी दोनों आंखें तो फुड़वा दी गई थी, और वो शब्द भेदी बाण सुनकर, ऐसे शब्द सुनकर उसी दिशा में बाण चलाते हैं और जाकर मोहम्मद गौरी के सीने में लगती हैं और वो लड़खड़ा कर नीचे, अर्थात उसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन ये इसे हम कहानी ही कहेंगे। कहानी इसलिए कहेंगे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो हार गए थे 1192 ईस्वी में, और जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु की बात करें तो उसकी मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में। अर्थात 1192 और 1206 एक लंबा अंतर मिलता है। इसलिए इसे कुछ लोग, जो ये हमने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान ने इन पर आक्रमण किया था, वो चीज़ें, हाँ, वो चीज़ें कहने मतलब 1192 में जो आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, वो चीज़ें झूठी हैं। ये झूठी या फिर एक वो पृथ्वीराज चौहान में है, एक कहानी ही है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु 1206 ईस्वी में अधिकतर वर्णन मिलता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206, एक लंबा अंतर आप देख सकते हैं। इसलिए उसे वो कहानी ही मानते हैं कि ये बिल्कुल, या कुछ इतिहासकार ये चीज़ को नहीं मानते। कहा इतना लंबा अंतर, पृथ्वीराज गौरी की मृत्यु 1206 में और आप बता रहे हैं 1192 में है, तो इतना लंबा अंतर, इसलिए इस चीज़ को उतना मान्यता नहीं दी जाती। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा, तराइन के 2 युद्ध पढ़े, 1191 और 1192 ईस्वी, है कि नहीं। इतना अभी हमने देखा। अब इसके बाद एक और युद्ध होता है जिसमें, अच्छा हाँ, अगर पहले युद्ध में बात करें तो पहले युद्ध में विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई, मोहम्मद गौरी की, अर्थात पृथ्वीराज चौहान को हार मिलती है। अब यहीं पे देखते हैं चंदावर का एक युद्ध लड़ा गया था, इधर ही लिखेंगे। ओहो, चलिए लिखेंगे चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो ये लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। किनके बीच ये लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद के बीच। वही जयचंद जिनका अर्थात दूसरे युद्ध में सहयोग किया था मोहम्मद गौरी का, उनके बीच ही अटैक कर देता है मोहम्मद गौरी, उनके खिलाफ ही अटैक कर देता है जयचंद के बीच, और इसमें जयचंद की क्या होती है, हार होती है। जयचंद की हार होने के बाद जयचंद की हार हो जाने के बाद इसका शासन पूरे उत्तर भारत में हो जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्र में जयचंद का शासन था। जब वहाँ के शासक ही परास्त हो जाता तो यहाँ का शासन अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और अजमेर, अर्थात ये सब पहले मोहम्मद गौरी जीत ही चुका था पृथ्वीराज चौहान को हराकर। इस तरह से पूरे उत्तर भारत में किसके कब्जे में आ जाता है, मोहम्मद गौरी के। 2 शासकों को परास्त करके ये पूरे उत्तर भारत में अपना शासन जमा लेता है, और अपना शासन जमाने के बाद ये क्या करता है, ये वापस लौट जाता है अपने गौर प्रांत, और इसके साथ कुछ गुलाम आए थे, इसके जो दास थे वो आए थे। इसके दास कौन कौन से आए थे, गौरी के एक प्रसिद्ध दास था, गौरी का गुलाम, क्योंकि उस टाइम लोगों को खरीदा और गुलाम और दास बहुत बनाया जाता है। गुलाम कह लीजिए, दास कह लीजिए, वही नाम है। अगर उसके प्रसिद्ध गुलाम या दास की बात, बहुत सारे गुलाम थे लेकिन प्रसिद्ध हम बता रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसका
प्रसिद्ध गुलाम था, जो कि इस युद्ध में, तराइन के युद्ध में, चंदावर जितने भी युद्ध जीते थे मोहम्मद गौरी ने, उन सब में अहम भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। और ये क्या करता है, ऐबक को जितना भी उत्तर भारत का जितना भी क्षेत्र जीत चुका था, ऐबक को सौंप कर ये वापस अपने गौर प्रांत चला जाता है। और यहीं पर ऐबक शासन करने लगता है भारत में, और एक नया राजवंश चलाता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश। इसके बारे में हम अगली क्लास में करेंगे। यहीं पर कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ के बाज़ार से मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा था, तो लिख लेंगे निसापुर की बाज़ार से। कहाँ के बाज़ार से? निसापुर की बाज़ार से। इसके बाद और ये चला जाता है अपने वापस गौर प्रांत। फिर इसकी मृत्यु की बात करें, मोहम्मद गौरी की मृत्यु। देखो, अभी तो हमने एक आपको पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया था 1192 ईस्वी में, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही कर, लेकिन उसको इतिहासकार बहुत कम मान्यताएं देते हैं। ठीक है, अगर इसकी ज़्यादा अधिकतर जो मिलता है वर्णन इसका इतिहास में, गौरी की मृत्यु की बात करें तो 1206 ईस्वी में। अच्छा, किनके द्वारा इसकी हत्या हुई थी? ये एक बार नमाज पढ़ रहा था तो एक खोखर जनजाति के लोग ने इस पर अटैक कर दिया, तो लिख लेंगे खोखर जनजाति द्वारा हत्या हो जाती, किसकी? मोहम्मद गौरी की। और यहाँ पर जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्र विजित हुआ था, जो भी क्षेत्र इसने जीता था, वो सबको अपने गुलाम सेनापति ऐबक को सौंप कर चला जाता है। और ऐबक इस तरह से दिल्ली पर एक नया राजवंश की स्थापना करता है, एक नया वंश चलाता है जिसका नाम होता है गुलाम वंश, या यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है, जो कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में कल की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। एक बार इसका रिवीजन भी देख लेते हैं। हाँ, एक बात और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? बहुत पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, फिर किसकी पुस्तक है? तो आप लोग लिखेंगे चंद्रबरदाई। इनकी पुस्तक है। ओहो, क्या हो चुका है? फिर से लिखेंगे। अच्छा, इनका नाम चंद्रबरदाई। ओके, चंद्रबरदाई ये कौन थे? तो आप लोग इनके बारे में भी जान लेना। हाँ, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा था। और चंद्रबरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। अगर हम पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो उसमें और पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा हमें। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। तो ये आज की क्लास थी। एक बार इसका हम रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं क्या था आज की क्लास में, क्या हमने पढ़ा, क्या सीखा, जो भी इतिहास। एक मिनट। हाँ, चलिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। हमने क्या स्टार्ट किया था? गौर प्रांत। गौर प्रांत पड़ता कहाँ है? अफगानिस्तान में, ये आपको बताया था। उसके बाद हमने क्या बताया? इसका अर्थात मोहम्मद गौरी के एक बड़ा भाई था गियासुद्दीन गौरी, जिसका शासन 1173 से 1202, ये अपने भाई के साथ मिलकर 1202 तक यानी शासन या फिर गौर प्रांत का शासन ये बागडोर संभालता है। लेकिन मोहम्मद गौरी का अगर पूरा नाम पूछा है तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मिलता है, जो कि 1202 से लेकर 1206 ईस्वी तक स्वतंत्र पीठ शासक बन जाता है। कहाँ का? गौर प्रांत का। फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण हमने देखे। आक्रमण क्या, या फिर उससे आक्रमण से पहले हमने उद्देश्य पढ़ा। उद्देश्य क्या था? भारत से धन दौलत लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ये इसका उद्देश्य था। इसने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया, जो कि मुल्तान पर किया। फिर उसके बाद हमने देखा था दूसरा आक्रमण, जो कि 1178 ईस्वी में कहाँ पर किया था? पाटन और गुजरात पर। लेकिन वहाँ पर भीमदेव द्वितीय और उसकी विधवा माता नायका देवी द्वारा ये परास्त होता है। फिर कुछ दिन के लिए तो ये शांत हो जाता है, लेकिन फिर से आता है 1191 ईस्वी में, जो कि होता है तराइन का प्रथम युद्ध। ये हमने पढ़ा था।
हाँ, तराइन की बात करें, तराइन पड़ता कहाँ है? हरियाणा के राज्य में आता है ये क्षेत्र है तराइन। और प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जो कि इसमें पृथ्वीराज चौहान तो पहले युद्ध में जीत जाते हैं, फिर विजय होते हैं। और द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है। और यहीं पर मोहम्मद गौरी के साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। क्यों दिया था वो उसको हमने आपको बताया। फिर देखिए, फिर चंदाौर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। ये होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद को भी इसमें हार मिल जाती है। और इस तरह से गौरी अपने जो भी गुलाम दास थे उन सबको, भारत में जितना भी क्षेत्र जीता हुआ था उन सबको सौंप कर ये वापस अपने गौर प्रांत चला जाता है। और उन सब में इसका जो फेमस गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कि कहाँ की बाज़ार से ख़रीदा था? निशापुर की बाज़ार से ख़रीदा था। और गौरी की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु की 2 घटनाएं मिलती हैं। एक तो पृथ्वीराज चौहान ही द्वारा, जो हमने आपको बताया है क्लास में अभी, और दूसरी मृत्यु की बात करें 1206 ईस्वी में, जो कि ये सबसे ज़्यादा प्रमाणित हैं। और किस जनजाति द्वारा? खोखर जनजातियों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और वहीं पर पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी? चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई थे कौन? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अभी इस तरह से हम इतिहास में कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम इतिहास में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि उत्तर भारत में अरब आक्रमणकारी जितने भी आए उन सब का शासन या फिर उत्तर भारत उन सब के कब्जे में हो चुका था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना पूरा भारत का जीता हुआ क्षेत्र वो देकर वापस अपने गौर प्रांत चला जाता है। अब यहीं पर जो भी अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। उसमें ही पढ़ेंगे गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विस्तार से भी जानेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, एक वादा ये भी है कि अगर जिस भी एग्ज़ाम में इतिहास या फिर इतिहास से बनने वाले प्रश्न या फिर जीएस का चैप्टर है, मैं वादा करता हूँ कि आपको इतिहास में पूरे से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात आपका इतिहास हम कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, ये आपसे हमारा वादा रहा। लेकिन उसके लिए आप हम पर विश्वास करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी क्लासें रहें उन सबको मन से करिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना कि हमारे सामने फ़ोन रखा हुआ है और हम कुछ और कर रहे हैं, या फिर स्क्रीन में तो हमारी वीडियो चल रही हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और है। अगर ऐसा आप करेंगे तो बिल्कुल फिर सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।